Assalamu alaikum everyone. This is your host Shahrukh Ali back with another episode of interview series. आज जो हमारे गेस्ट हमारे साथ हैं वो मेरे बहुत पुराने दोस्त हैं जिनका नाम अफराज अहमद है। इनका ताल्लुक कराची से है। बेसिकली ही इज़ एन एविएशन इंजीनियर। बाकी 10 साल से जो है एविएशन के अंदर काम कर रहे हैं। तो आज ये इनसे कुछ बहुत ज़्यादा एविएशन के बारे में हमें जानने को मिलेगा। तो आई ओवर टू यू अफराज अहमद। अस्सलाम वालेकुम अफराज। वालेकुम अस्सलाम शाहरुख, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं, खैरियत से हैं अफराज? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। आप मतलब काफ़ी अरसे बाद हमारी बात हो रही है इस तरीके से, वो भी एक इंटरव्यू पे। तो ये कि बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके। अभी फ़िलहाल ये कि इंशाल्लाह ज़रूर हम एविएशन मैं मेरे तकरीबन 9 साल से हो चुके हैं, 9 साल अब काउंटिंग हो रहा है, 10 साल हो चुके हैं मुझे। तो अभी ये कि मैं इंशाल्लाह ज़रूर इनलाइटन करूँगा लोगों को, यहाँ अपनी जितना भी मेरा एक्सपीरियंस है, नॉलेज है, कोशिश करूँगा कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे फ़ायदा उठाएं। फ़ायदा उठाएं। सही। जी। अफराज, तो पहले तो ऑडियंस को ये बताइए कि अफराज अहमद कौन है, यानी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन अगर आप अपना दे दें। अच्छा अच्छा, मेरा नाम अफराज अहमद है। मैं एक इंजीनियर हूँ, एक एयरलाइन में काम करता हूँ। मेरी स्पेशलाइजेशन जो है वो एवियोनिक्स में है, जिसको एविएशन इलेक्ट्रॉनिक्स भी कहा जाता है। और माय एंथुजियाज्म फॉर एविएशन, आप समझ सकते हैं कि इट ड्रोव मी अलोंग फॉर 9 years एंड काउंटिंग माशाल्लाह इन दिस फील्ड। माशाल्लाह। Or studying aircrafts or maintaining aircrafts and keeping aircraft healthy is my job. This is what actually I do. So that is actually what I do at the airport. So basically avionics engineer मेरी designation है, जो मेरी exact मेरी field है avionics। तो ये कि मैं तकरीबन मैंने डिफरेंट एयरलाइंस में काम किया। मैंने यहाँ पर कराची में ही पाकिस्तान में रह के एक जिसमें एक हमारी नेशनल एयरलाइन पाकिस्तान नेशनल एयरलाइन वो है, वहाँ मैंने कुछ टाइम सर्व किया। उसके बाद फिर मैं एक प्राइवेट कैरियर हमारा था, बहुत बड़ा नेशनल कैरियर, सेकंड नेशनल कैरियर, जिसका नाम शाहीन एयर था, वो चली। फिर उनके साथ मैं तकरीबन 3 से 4 साल में वहाँ रहा। उसके बाद फिर अब मैंने उसके बाद मैंने थोड़ा गैप लिया। ज़ाहिर है कुछ एविएशन के कुछ हालात यहाँ पर डाउन थे। तो उसके बाद मैंने अब रिसेंटली एयर सियाल मैंने ज्वाइन की है। और देखते हैं, एक न्यू स्टार्टअप है, कुछ मैं अपना एक्सपीरियंस भी इसमें ऐड अप करके कुछ अपनी नॉलेज जो अपनी मैं शेयर कर सकूं वहाँ पर। और मतलब इसको स्टार्टअप करना चाह रहे हैं इंशाल्लाह। अभी इनके 2 एयरक्राफ्ट आ चुके हैं यहाँ पर। वी आर लुकिंग फॉरवर्ड के इसको स्टार्ट करें दिसंबर में ऑपरेशन, उसके मिड ऑफ दिसंबर इंशाल्लाह ऑपरेशन स्टार्ट होगा इंशाल्लाह इसका। ताला। इंशाल्लाह जी ताला। जी। अच्छा अफराज, आजकल क्या हो रहा है यानी सियाल में और इस तरह सियाल एयरलाइन में, और क्या चीज़ कर रहे हैं आप? अभी इनिशियली बिल्कुल आप समझें कि इसका स्टार्टअप है। हम्म। और अभी मैंने रिसेंटली बस नवंबर में ही समझा मैंने ज्वाइनिंग दी है एयरलाइन में। हम्म। इससे पहले फरवरी में भी ये 6 साल से बेसिकली इनका बैक से पूरा इनका प्रोसेस स्टार्ट था कि 6 साल से आने की कोशिश कर रहे थे। बट ड्यू टू इकोनॉमिक कंडीशंस हमारी कंट्री की इतनी फीजिबल नहीं है। और दूसरे जो इन्वेस्टर्स हैं वो भी यहाँ से अनफॉर्चुनेटली चले जाते हैं। काफ़ी इसमें आप समझ सकते हैं फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं, कुछ सेफ्टी कंसर्न्स हैं, कुछ हमारी जो रुपी है वो काफ़ी डिवैल्यू होती जाती है। आपको फाइनेंस के आपको इसका ज़्यादा बेहतर अंदाज़ा होगा कि इन्वेस्टर्स क्यों नहीं आते यहाँ पर और क्यों लोग हम्म। डरते हैं बेसिकली। तो मतलब कि इन्होंने काफ़ी मेहनत करी, क्योंकि इन्होंने आपको पता होगा कुछ अर्से पहले कि सियालकोट इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी एक प्राइवेट एयरपोर्ट है। अच्छा। और ये जो एक सियालकोट चैम्बर ऑफ कॉमर्स है इनका, इन्होंने अपना खुद एयरपोर्ट जो है वो सियालकोट में बनाया। और सियालकोट आपको पता मुल्तान भी एज होगा कि वेल। मुल्तान एज वेल, हाँ मुल्तान मुल्तान तो खैर जो है वो गवर्नमेंट का ही बनाया हुआ है, लेकिन सियालकोट बेसिकली फुली है प्राइवेट ही प्राइवेट जी। फुली प्राइवेट एयरपोर्ट है। और सियालकोट चैम्बर ऑफ कॉमर्स के लोगों ने इसको बनाया है। और इसके अलावा ये कि इनका मतलब आप सियालकोट तो पता ही होगा आपको, एक एक फाइनेंशियल मतलब एक एक्सपोर्ट का बिजनेस का हब है। एक हब है, यानी बिल्कुल। दुनिया भर से जितनी जी एक्सपोर्ट हो रही है वो
सियालकोट इज द बेसिक हब सियालकोट में बिल्कुल स्पोर्ट्स बेसिक के अब अंदर। यहाँ से, जी हाँ, तो यहाँ से जो एक्सपोर्ट का जो यहाँ सीन है ये बहुत ऑन है। और हम्म, सर्जिकल प्रोडक्ट्स, ठीक है, बहुत से डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें यहाँ पर बन रही हैं बाकायदा। तो वो इनको एक नीड थी एक एयरलाइन की, तो वही नीड को पूरे करने के लिए इन्होंने कहा कि हमारे अपनी एयरलाइन भी होनी चाहिए। जब एयरपोर्ट हमने बना लिया तो हमारी एयरलाइन भी होनी चाहिए, ताकि हम डायरेक्टली यहाँ से अपना जो है वो एक्सपोर्ट शुरू करें। तो वो बेसिकली इनका दो 2017 से पहले का इनका इरादा था। जो सियालकोट के लोग थे यहाँ पर, इनकी बिजनेस कम्युनिटी थी, और बहुत ही वेल कनेक्टेड कम्युनिटी है। यानी आप इस एयरलाइन का सोच सकते हैं कि 198 इन्वेस्टर्स हैं इस एयरलाइन में। जो सियालकोट के पूरे लोग, जो बिजनेस कम्युनिटी है इनका, इतना वेल कनेक्टेड, इतना ट्रस्ट वर्दी, आप समझ सकते हैं कि इतने लोगों को प्लेटफॉर्म पे लाना, फिर एक एयरलाइन स्टार्ट करना, वो भी इन हालात में, जब कोविड सिचुएशन में, इस इन हालात में कोई सोच भी नहीं सकता कोई एयरलाइन लॉन्च करे। तो हम्म, ये इनका एक बेसिकली बहुत काइंड ऑफ अ प्रॉमिसिंग प्रोजेक्ट। और एयरलाइन के लिए भी एक, इट्स इट्स लाइक इट्स वन ऑफ अ काइंड। आई मीन कितनी एयरलाइंस आप गिनवा सकते हैं मुझे, आप पाकिस्तान के अंदर जो मुश्किल से कोई, ऑन द फिंगर्स हाँ ऑन द फिंगर्स, भी। यानी बस पूरा हाथ भी आपका पूरा कंप्लीट नहीं होगा, तीन होंगी मेरे ख्याल, तीन या ट्रू, चार। तो ट्रू, ट्रू। एक एयरसियाल एक प्रॉमिसिंग एयरलाइन है। इन्होंने एक तो इनका इन्वेस्टमेंट भी अच्छा खासा है। उनकी जो टीम है, बेसिकली टीम जो है इन्होंने फॉर्म अप करी है, वो जो लोग पीआईए से छोड़ के जो बाहर जाते थे, ठीक है, लोग वहाँ से लोग हम्म, वापस आए हैं, उनको इन्होंने दोबारा यहाँ पर मतलब एक तरीके से उनको हायर किया, ताकि वो बाहर के जो स्टैंडर्ड्स है, जो गल्फ स्टैंडर्ड्स, यूरोपियन स्टैंडर्ड्स है, उनको यहाँ पर इम्प्लीमेंट करने की इन्होंने स्टेप ली है। और काफ़ी जो मैं अपने एक्सपीरियंस से शेयर कर सकता हूँ इंजीनियरिंग साइड से, क्योंकि हमारा तो काम मेन है, क्योंकि एयरक्राफ्ट हेल्दी होगा, एयरक्राफ्ट सेफ़ होगा, तभी पैसेंजर कंफर्ट भी आती है, फिर ऑपरेशन भी हमारा स्मूथ चलता है। तो इन्होंने काफ़ी चीज़ें जो है वो यानी अप टू यूरोपियन स्टैंडर्ड्स इन्होंने इसको मेंटेन रखने की कोशिश करी है। और काफ़ी ब्रेक थ्रू टेक्नोलॉजीज ये लोग इम्प्लीमेंट करने वाले हैं अपने एयरलाइन में। तो गुड। ये, हाँ, ये एक बहुत एक समझे आप प्रॉमिसिंग इन टाइम्स में, जब एयर ट्रैवल भी इतना रिस्ट्रिक्ट हुआ हुआ है, हम्म, तो इनको बहुत नीड है एक सपोर्ट की, जो कि मेरा नहीं ख्याल है ना मिले, क्योंकि पाकिस्तानियों को एक यही होता है कि एक अपना एक कोई प्रोजेक्ट आता है तो फिर उसको ज़्यादा से ज़्यादा ट्रू। लोग प्रमोट करते हैं। और ख़ासतौर पर सियालकोट पंजाब के लोग यहाँ पर काफ़ी वार्मिंग है, क्योंकि अभी ये कि उनको ये एक ज़रूरत महसूस थी कि एक एयरलाइन अपनी भी हो। तो ये एक गैप मेरे ख्याल से बहुत अच्छी तरीके से फिल करेगी। और इंशाल्लाह। ये कि जी, बाकी इसमें से- ये कि इन्होंने अच्छा, जहाज़ भी अफराज अभी, जी। जी। नहीं, आप बताएं, कुछ कह रहे थे? नहीं नहीं, मैं आपके सवाल का वेट कर रहा था। मैं असल में मुझे लगा कि आप कुछ कह रहे हैं, वैसे चुप हो गया। जी, जी, मैं सवाल ये कर रहा था कि बेसिकली अगर जो हमारी ऑडियंस नहीं जानती कि एविएशन क्या है, तो थोड़ा सा अगर एविएशन समझा दें उनको अच्छा, एविएशन कि एक्चुअली एक एविएशन तो होती बहुत क्या है, जैसे वास्ट फील्ड बेसिकली है। एज अ लेमैन। हाँ हाँ, एक्चुअली एक बहुत वास्ट फील्ड है। इसमें एविएशन में एक समझे आप, एक इसमें एक तो एक एयरलाइंस का एक इस फील्ड के अंदर एक तो एयरलाइंस है और एक एविएशन अथॉरिटीज़ है। ये दो चीज़ें हैं समझे आपके, जो इस एविएशन को पूरा एक मुकम्मल करती हैं। एविएशन अथॉरिटीज़ में ये हैं कि जिनके अंडर ये एयरलाइंस काम करती हैं, जिनके तहत, जिनके रूल्स के तहत ये काम करती हैं। जैसे हमारे पास है सिविल एविएशन अथॉरिटी, पाकिस्तान सिविल एविएशन अथॉरिटी। हम्म, उसकी जुरिस्डिक्शन जुरिस्डिक्शन के अंदर जो है ये एयरलाइन सारी ऑपरेट करती हैं, ठीक है, इंटरनेशनल, लोकल, सही ना, ये सब एयरलाइंस काम करती हैं। हम लोग जो है वो सिविल एयरक्राफ्ट से डील करते हैं, तो सिविल एविएशन अथॉरिटी हमारी है। तो इसमें ये है कि हमारा जो, मेरा जो डिपार्टमेंट है, एक छोटा सा डिपार्टमेंट हम समझ सकते हैं, इंजीनियरिंग का डिपार्टमेंट है। तो हम्म, मैं उसको लेके आपको चल सकता हूँ कि आवर वर्क इज़ टू कीप एयरक्राफ्ट एयरवर्दी, कि एयरक्राफ्ट सेफली फ्लाई करे, फ़्लाइट ऑपरेशन हमारा जो है वो स्मूथ रन करे, सेफ रन करे, ठीक है, पैसेंजर कंफर्ट उसमें रहे, और एक रनिंग ऑपरेशन उसका रहे। तो ये एविएशन बेसिकली एक छोटी सी है।
और सिविल एविएशन अथॉरिटीज़ का जो है वो ये काम है कि उनको जो है एक गवर्न करें। एक गवर्नमेंट ज़ाहिर है, एक गवर्न एक बॉडी है, एक अथॉरिटी अथॉरिटी डेफिनेटली। है। उसके रूल्स के तहत आपको ये सारे ऑपरेशन आपके रन करने हैं। किस तरह एयरक्राफ्ट हेल्थ एयरवर्दी रखना है आपने, ये आपका तरीका है। लेकिन वो उनको उसको चेक करने के लिए, डबल चेक करने के लिए अथॉरिटी की ये जिम्मेदारी है कि यू नो मेक श्योर दैट एयरक्राफ्ट इज एयरवर्दी। और बाकी ये कि जो लोग आना चाह रहे हैं एविएशन की तरफ, तो हम्म। मोस्टली ये कि जो मैं अपनी फील्ड के तहत वास्ट, मतलब एक तो इसमें डिपार्टमेंट्स काफ़ी हैं, ट्रैफिक वगैरह है, सही है। पायलट फ्लाइट, ये जो मेन जो अट्रैक्शन होती है लोगों को एविएशन से, ये कि पायलट बनना है, कैप्टन बनना है जहाज़ का। तो उसका तो एक रूट सिंपल जो मुझे भी, जो मैं अपने एक्सपीरियंस मुझे हुआ है, थ्रू गो थ्रू हुआ है, कि उनका रूट ऐसा होता है कि भाई आप एक अपनी बेसिक एजुकेशन कंप्लीट करें। एकेडमिक एजुकेशन जो होती है, बैचलर्स या हम्म। जो भी आपको इंजीनियरिंग करनी है, या साइंस, बेसिकली उनका रिक्वायरमेंट होती है कि आप साइंस में आपका जो है वो एक्सपर्टीज हो। और क्योंकि टेक्निकल फील्ड है तो जाहिर है साइंस की आपको ज़्यादा जो है वो मेन होता है। तो बेसिकली आपने बैचलर्स कर लिया, आपने अपने एकेडमिक एजुकेशन पूरी कर ली, उसके बाद फिर आप एक फ्लाइंग स्कूल में अपना एडमिशन लेंगे। ठीक है ना, बिल्कुल एब इनिशियो ट्रेनिंग होती है ये। आपको एक फ्लाइंग स्कूल में आपको आप वहाँ पर अपने ग्राउंड ट्रेनिंग करते हैं। सिमुलेटर पे आपकी ट्रेनिंग होती है, प्रैक्टिकली आपको एयरक्राफ्ट वगैरह जो है वो बताए जाते हैं कि कौन कौन से ट्रेनर एयरक्राफ्ट होते हैं बेसिकली। शुरू में तो उन पे आपको ट्रेनिंग दी जाती है, आपको सिमुलेटर पे फ्लाइंग सिखाई जाती है ट्रेनर्स पे। वो तकरीबन कोई 2 से 3 साल की एब इनिशियो ट्रेनिंग होती है। फिर आपको एक प्राइवेट पायलट लाइसेंस के लिए अप्लाई करना होता है, पीपीएल जिसको कहा जाता है। वो आप पास करते हैं, इसमें एग्ज़ाम्स होते हैं। ठीक है, आपको आवर्स कंप्लीट करने पड़ते हैं उसी एयरक्राफ्ट पे जिस पे आपको ट्रेन किया जाता है शुरू में। आवर्स आप कंप्लीट करते हैं, अपना एक्सपीरियंस गेन करते हैं, तो आपको प्राइवेट पायलट लाइसेंस के लिए अप्लाई करना होता है सीए के अंदर, जस्ट लाइक आई सेड, सिविल एविएशन अथॉरिटी। And after that, taking your PPL, then you go for apply for an airline, apply for a pilot in airline as a first officer or second officer. फिर एयरलाइन का फिर वहाँ से काम शुरू हो जाता है, वो आप पे और काम करती है, आपको और ट्रेन करती है। और हाँ दे मेक यू, दे प्रिपेयर फॉर यू फॉर सीपीएल, इट्स अ कमर्शियल पायलट लाइसेंस। देन अगेन वो आप कमर्शियल पायलट लाइसेंस लेते हैं, उस पर अपने आवर्स पूरे करते हैं फ्लाई करके। उसके बाद फिर आप एज ए कैप्टन, फिर आपको आई थिंक एटीपीएल, एयरलाइन ट्रांसपोर्ट पायलट लाइसेंस होता है, जो कैप्टन के पास होता है, जो मोस्ट एक्सपीरियंस्ड बंदा होता है। आई सी। कैप्टन इज लाइक द बॉस ऑफ द एयरक्राफ्ट। तो हम्म। वो फिर ड्यूरिंग आप फ्लाई करते रहे एज अ फर्स्ट ऑफिसर, फिर आप ड्यूरिंग आवर्स एक्सपीरियंस भी रहे हैं, आवर्स फ्लाई करें, तो आपको एटीपीएल आपको मिलता है, फिर आप एज कैप्टन प्रमोट हो जाते हैं। तो इट्स ये थोड़ा, मतलब इसमें थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग भी है और फिर पैसा भी आपका लगता है काफ़ी। यानी मुझे जहाँ तक याद है 2017 में मैं एक फ्लाइंग स्कूल में एज एन मेरा एक्सपीरियंस रहा है। कुछ लोग मेरे जो जानने वाले जो फ्लाइंग स्कूल में थे, तो इट्स अराउंड 50 to 60 lakhs एनुअली जो है इनका एक खर्चा होता है, यानी पूरा एक जो रूट है इनका। बाकी ये कि कोई जो आना चाहे, इस फील्ड में आना चाहे, तो दे आर मोर टू वेलकम, आई कैन गाइड देम। और जो मेरी फील्ड है एज एन इंजीनियर, इसमें यह है कि हम्म। एज एन एयरक्राफ्ट इंजीनियर आपको जो है वही रूट, आपको इसी तरीके से आपको रूट लेना होता है। यानी आपने अपनी बेसिक एकेडमिक एजुकेशन कंप्लीट करी, फिर आप एज अ ट्रेनी इंजीनियर या एज अ टेक्नीशियन आप अप्लाई करते हैं किसी एयरलाइन के अंदर। वो आपको एज एन इंजीनियर आपको हायर करती है, ट्रेनी इंजीनियर। उसके बाद ये है कि आप जो हैं अप्रेंटिसशिप करते हैं। अप्रेंटिसशिप्स होती हैं 3 साल की। ये आपको एयरलाइन ही बेसिक, तो पीआईए तो आप पे पीआईए खुद करवाती है। और कुछ लोग होते हैं जो इसको सेल्फ फाइनेंस पे भी करते हैं, 3 साल की ट्रेनिंग जैसे पायलट्स की होती है, वैसे आप भी कर सकते हैं अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। अप्रेंटिसशिप्स होती है 3 साल की, उसमें 2 साल की ऑन जॉब ट्रेनिंग होती है एयरक्राफ्ट्स पे।
वो आपको ट्रेन करते हैं, आप उसी इन्वायरमेंट में उनके साथ, इंजीनियर्स के साथ जो है वो जहाज़ पे जाते हैं, काम करते हैं, काम देखते हैं, सीखते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद आपकी ट्रेनिंग होती है, यानी मॉड्यूल्स होते हैं आपके कुछ, यानी समझे आप, ग्राउंड ट्रेनिंग जिस तरह पायलट्स की होती है उस तरह आपकी भी होती है। आप एग्ज़ाम्स पास करते हैं सीए के, एज एन मतलब क्वालिफाई करने के लिए आपको, एज एन इंजीनियर आपको क्वालिफाई करने के लिए लाइसेंस की रिक्वायरमेंट होती है और एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट होती है ऑन द एयरक्राफ्ट। तो आपको एयरक्राफ्ट पे काम करना होता है। ये तकरीबन कोई, मैं आपको बता रहा हूँ, 3 से 4 साल, 5 साल का ये एक एक्सपीरियंस आपको गेन करना होता है आफ्टर द एजुकेशन। सो इट्स अ वेरी टाइम कंज्यूमिंग एंड लोग समझते हैं कि यार इतना अर्सा 4 साल हमने इंजीनियरिंग करी, उसके बाद फिर 5 साल और हम लोग लगाए। तो लोगों को ऐसा लगता है कि ये थोड़ा, ये ज़रा काफ़ी लेंदी प्रोसेस है। लेकिन जो पैशनेट होते हैं एविएशन में, और जो जिनका एक ख्वाब होता है एयरक्राफ्ट पे काम करना या फ्लाई करना, तो उनके लिए ये बहुत ही एक बहुत ही अच्छी जर्नी रहती है उनके लिए। यानी ये को लोग इमेजिन लोग करते हैं कि लोग एयरक्राफ्ट को बाहर से देखते हैं तो लोग कहते हैं मैं काश मैं जहाज पे भी होता या जहाज पे काम करता, करीब से देखूं एयरक्राफ्ट्स को। तो ये अलग एक पैशन है। पैशन आपके हर काम में है मेरे ख्याल से, तो पैशन के बगैर तो कुछ नहीं है। और बिल्कुल। 5 साल यानी जो मैंने बिल्कुल मैंने अपनी ट्रेनिंग के बाद, जब मैं 3 साल मैंने पीआईए में मैं रहा, तो वहाँ भी मेरे वो 3 साल ऐसे गुजरे कि वो पता ही नहीं चला, मतलब ट्रेनिंग कब कंप्लीट हुई, कब मैं जॉब पे लगा। इट वाज लाइक अ इट्स मतलब एक वंडरफुल जर्नी। इट वाज अ वंडरफुल जर्नी दैट आई हैड ड्रीम। ऑन द हम्म। एयरक्राफ्ट। तो एक फिर आप जब लाइसेंस ले लेते हैं सीए से, तो आप ऑथराइज्ड हो जाते हैं, फिर आपको कंपनी ऑथराइज करती है। फिर आप हर एयरक्राफ्ट की अलग टाइप रेटिंग होती है। एक हर एयरक्राफ्ट की अलग स्पेशलाइजेशन, आपको एक स्पेशली उसको स्टडी करना होता है एयरक्राफ्ट को। फिर आप स्पेशलाइजेशन लेते हैं, टाइप रेटिंग एंडोर्स हो जाती है आपकी लाइसेंस पे, देन यू कैन सर्टिफाई दैट एयरक्राफ्ट एक्चुअली। यानी इस एयरक्राफ्ट पे सारा काम आप सर्टिफाई कर सकते हैं, जो जो काम आपने करवाया है, टू फिक्स दैट एयरक्राफ्ट और कीप दैट एयरक्राफ्ट हेल्दी, यू नो, जस्ट लाइक एक इंजीनियर की तरह आपने उसको एयरक्राफ्ट सर्टिफाई कर दिया, देन इट्स रेडी टू फ्लाई। तो इट्स इक्वली इम्पोर्टेंट कि हम पायलट का काम देखें या इंजीनियर का काम देखें। जहाँ सेफ्टी इन्वॉल्व होती है वहाँ बहुत आपकी एक्सटेंसिव ट्रेनिंग रिक्वायर्ड होती है, एक्सटेंसिव एक्सपीरियंस आपका रिक्वायर्ड होता है उस मुकाम पे पहुँचने का। अभी रिसेंटली मैंने देखा कि वो जो न्यूज़ आपने भी सुनी होगी, पीआईए में अभी रिसेंटली जो एयरक्राफ्ट हम्म। क्रैश हुआ, जाने गई। सो हम्म। इट वाज अ लैप्स, इट वाज अ लैप्स, यानी आपका कहीं ट्रेनिंग में लैप्स था। कुछ पायलट्स की भी कह सकते हैं लापरवाही थी। खैर, ये कि ये सब चीज़ें जो है इट्स पार्ट ऑफ द जॉब, ह्यूमन एरर जो है। होता बट है। टू मिनिमाइज दिस, हाँ, टू मिनिमाइज दिस fatal error, extensive training and extensive, the long experience that you have to gain, it's totally, justifiable। कि अगर आप 5 साल का अरसा आप अपना लगा रहे हैं किसी फील्ड में, तो कोई वजह है। तो लोग ये ना समझें कि हम 4 साल लगाने के बाद 5 साल और खुआर हों और हम पढ़ें। तो ये चीज़ भी रियलाइज़ करनी चाहिए कि एक वक्त दिया हुआ है आपको एक्सपीरियंस गेन करने के लिए, ताकि वो गलती मिनिमम से मिनिमम हो, यानी वो डिमिनिश हो गलतियाँ। दैट्स वाई आपने भी ये देखा होगा कि विच इज़ द सेफेस्ट फॉर्म ऑफ ट्रैवल, हम्म। इट्स This is इट्स बाय द प्लेन, that is airplane। इट्स बाय द एयरक्राफ्ट। सो दैट्स एक एयरक्राफ्ट ही यानी इसको बहुत पीछे, इस पे बैक स्टेज पे, यानी बैक ऑन द बैक हम, यानी इसमें बहुत काम इन्वॉल्व होता है। बहुत सा एक्सपीरियंस लोगों का जो है वो इसमें काम आता है, तो ही जाके जो है वो ये सब एक्सीडेंट्स या एरर्स ये कम होते हैं। बट इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट, यानी ये ऊपर से भी होता है कि अल्लाह की कोई इसमें कोई बेहतरी होती है या क्या, कि हमें कुछ चीज़ें हम्म। लानी होती है सामने। बहुत सी चीज़ें हम गलती करने के बाद भी सीखते हैं। अब जस्ट लाइक दिस, ये जो इंसिडेंट हुआ, तो हमें ये कि रियलाइज़ हुआ कि हमारी कहाँ कहाँ गलतियाँ हैं। सिविल एविएशन की भी इसमें कोई गलती थी, पायलट्स की ऑफ कोर्स कोई गलती थी। इंजीनियरिंग साइड भी अपने आप को री इवेल्युएट करता है कि क्या क्या हमने कोई, कहाँ हम लोग का लैप्स हुआ, जो हम लोगों ने इसको सही तरीके से हमने हैंडल नहीं कर सके सिचुएशन।
तो बेसिकली फिर इसी चीज को यही है जी। फिर इसी चीज को केस स्टडी बना के आगे स्टूडेंट्स को समझाया जाता है कि ये चीज आगे इन फ्यूचर नहीं हो सक होनी चाहिए। बिल्कुल हाँ, जैसे यूनिवर्सिटी में आपने देखा होगा केस स्टडी थीसिस वगैरह हम्म। बने जाते हैं, पेपर्स बनाए जाते हैं, उसमें भी यही चीज़ें रियल लाइफ स्टडीज़ को जो है वो कंटिन्यू किया जाता है। हमारे भी हर 2 साल बाद ट्रेनिंग होती है इसी उस पे कि आपको जो एरर्स नहीं करने, यानी दूसरों के एक्सपीरियंसेस से हम सीखते हैं। तो सही। इसी तरीके से आगे चला जाता है, इसी जगह से आगे जो है वो गलतियों को मिनिमाइज किया जाता है। तो डेफिनेटली इसमें हार्ड वर्क भी होता है। हम्म। और ये कि इस फील्ड में ऐसा भी नहीं है कि आपने सिर्फ टाइम ही लगाया। एक बहुत ही बेहतरीन कैरियर ग्रोथ है इसके अंदर। मतलब ऐसा नहीं है कि आपने एकेडमिक आप सोच रहे हैं कि आपने लाइसेंस ले लिया और इतना हार्ड वर्क किया एंड देन बस ऑफ कोर्स द पे इज आल्सो गुड, दैट्स व्हाई ये कि सेफ्टी, हाँ सेफ्टी आपके आगे जहाँ टेक्निकल वर्क आ गया तो ऑफ कोर्स द ग्रोथ इज ट्रेमेंडस, ग्रोथ अपॉर्चुनिटी इज ट्रेमेंडस एंड स्काई इज द लिमिट। आप गल्फ में हम्म। चले जाएं, अमेरिका चले जाएं, यानी टेक्निकल जो जो स्किल आपने को डेवलप किया होता है ना, वो बंदा दुनिया में कामयाब है। यानी वो अपने स्किल में जितना माहिर हो, जितना स्पेशलाइज्ड हो, उस बंदे को आप मतलब उस बंदे को आप कहीं कहीं भी आप कोई भी काम करवा लें, कोई भी जॉब करवा लें उस लिहाज से, किसी किसी सिचुएशन में डाल दें, तो वो आपको काम मतलब यानी उसमें कोई ये कि दो राय नहीं है कि आपने आप ये ऐसा नहीं है कि आप फारिग बिल्कुल बैठे हुए हैं। अगर आप स्किल में अपने हम्म। अच्छे हैं तो आपको 2 साल बाद 3 साल बाद आपको कोई ना कोई जो है आपको काम मिलेगा ज़रूर। लोग मैंने सोचा सही। है लोग जॉबलेस बहुत हम्म। मायूस हो जाते हैं लोग। तो मैं उनको यही मशवरा दूंगा कि आप जॉबलेस हैं, अगर अगर आपको जॉब नहीं मिल रही तो बजाय इसके आप मायूस हो, आप अपने स्किल पे काम करें। आप अपने स्किल पे काम करें, आप अच्छी जगह इंटरव्यूज, अगर आप इंटरव्यू पे आप कहीं फेल होते हैं तो आप देखिए मैं इंटरव्यू में कहाँ फेल हो रहा हूँ, अपने पर काम करें, अपने स्किल पे काम करें इंशाल्लाह, और अल्लाह से दुआ मांगे इंशाल्लाह उनको ज़रूर इसमें कामयाबी मिलेगी। और दूसरों के एक्सपीरियंसेस से भी सीखें और नेटवर्किंग करें। अच्छा अफराज, मुझे ये बताइए कि जो ये आपने उसका पायलट यानी फर्स्ट ऑफिसर पायलट का तो बता दिया, कैप्टन का भी बता दिया, आपके जैसे जी जी। इंजीनियरिंग में अगर कोई आना चाहता है तो उसके पर एनम चार्जेस क्या होते हैं, यानी कितने पैसे लगते हैं बच्चे के? एक्चुअली इंजीनियरिंग का तो ऑलमोस्ट समझें आप, अगर एज ए ट्रेनिंग इंजीनियर अगर आप अप्लाई करते हैं किसी एयरलाइन में और आपका हो जाता है ट्रेनिंग एज ए ट्रेनिंग इंजीनियर, तो वो तो फिर आपको एयरलाइन ही ट्रेन करेगी। ठीक है ना। आपको यानी इस पे ये है कि आपको मॉड्यूलर सिस्टम होते हैं, एग्ज़ाम्स देने होते हैं कुछ पेपर्स के जो सीए के होते हैं। हम्म। उसमें ये होता है कि सिविल एविएशन में आप एग्ज़ाम्स देते हैं, ठीक है, अपना एक्सपीरियंस गेन करते हैं, और फिर आप एक ओरल देते हैं इसको सिविल एविएशन को, फिर आप एक लाइसेंस होता है। तो बेसिकली उन मॉड्यूल्स की फ़ीस होती है, इन एक एक सर्टेन मॉड्यूल्स की फ़ीस होती है। अगर आप पीआईए से यानी पीआईए हमारा एक ट्रेनिंग सेंटर है यहाँ पर, वहाँ से करते हैं, और भी और ट्रेनिंग सेंटर्स हैं, एएमटीसी डिफरेंट, यहाँ पर पाकिस्तान में भी काफ़ी ट्रेनिंग इसमें यहाँ पर काफ़ी इंस्टीट्यूशंस खुल गए हैं जो इनकी ट्रेनिंग करवाते हैं। बाकी यूरोपियन याजा के पेपर्स होते हैं, याजा यानी यूरोपियन स्टैंडर्ड्स के, अगर आप चाहते हैं कि मैं आप लाइसेंस जो है मैं यूरोप से डायरेक्ट लूँ इंजीनियर का, तो वो भी एग्ज़ाम्स होते हैं यहाँ पर। तकरीबन तकरीबन मैं आप समझें इन पेपर्स की फ़ीस मिल मिला के मैक्सिमम जो है वो 3 to 4 lakhs आई थिंक इन पेपर्स की फ़ीस है वो। आप एंड देन इट डिपेंड्स अपॉन यू, आई मीन वो पेपर्स आप 1 साल में दें। हम्म। फर्स्ट पेपर विद इन 10 years आपको वो पेपर्स कंप्लीट करने होते हैं। तो आई एम ऑफ कोर्स ये इतना कोई लेमैन तो है नहीं जो 10 साल लगा दे पेपर्स देने में। अगर आप इसको सही बात है। कंटिन्यूसली देते हैं तो वो 1 साल में भी कंप्लीट कर सकते हैं आप। एंड देयर इज नो लिमिट टू टाइम, मतलब आई मीन देयर इज नॉट टाइम लिमिटेड कि आपको इतने साल में कंप्लीट करना है। इट ओनली देयर इज ओनली यू आर बाउंड विद द एक्सपीरियंस। You have to at least show 5 years of experience, of aviation experience, working in an civil aviation environment. That's what you need. And these 10 to 12 modules that you have passed exams, so that's what you need. और यानी आपको 5 साल अगर आप कहीं काम कर रहे हैं तो उसका मतलब ये है कि आप अर्न भी कर रहे होंगे ऑफ कोर्स।
आपको एयरलाइन पे मुफ्त में तो नहीं रखेंगे। तो डेफिनेटली। जी हाँ, तो बेसिकली एक बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन है। अगर आप वर्क एंड स्टडी का एक कॉम्बिनेशन हमारे बन जाता है, लोग इससे काफ़ी तंग भी आ जाते हैं कि यार पढ़ते रहें पढ़ते रहें। और हमारी फील्ड में यही है कि आपको नई से नई टेक्नोलॉजी, नई से नई ट्रेनिंग्स आपको कराई जाती हैं ताकि आप जो है वो अपडेटेड रहें, अप टू द मार्क रहें। तो आपको ये इसमें इस फील्ड में यही है कि आपको पढ़ता रहना पड़ता है। आप नई नई टेक्नोलॉजीज आपको स्टडी करनी होती हैं, नए नए क्राफ्ट्स आपको पढ़ने होते हैं। तो एक इंटरेस्टिंग सा, एक आप समझे, एक बहुत इंटरेस्टिंग सी, बहुत ही थ्रिल भी है इस फील्ड में, इंटरेस्टिंग तो है ही। और एयरक्राफ्ट्स वगैरह जो है वो, जिनको शौक है, बहुत ज़्यादा शौक होता है एयरक्राफ्ट्स का, मैं उनको बहुत रेकमेंड करूँगा कि इस फील्ड में अपने पैशन को इधर यूटिलाइज, मतलब यहीं इसको इस स्टडी को परस्यू करें। और बहुत लोग मिलेंगे आपको, मैं आपको अकेला नहीं हूँ, बहुत लोग मिलेंगे जो आपको गाइड करेंगे। मेरे काफ़ी दोस्त वगैरह भी हैं जो इन मतलब जो इस प्रमोट भी करते हैं, वो अपने चैनल्स हैं उनके अपने। तो ऐसे बहुत से लोग मिलेंगे जो आपको सपोर्ट करने के लिए बहुत लोग मिल जाएंगे। जिन अगर मैं नहीं आपको कर सकता तो आप किसी और को भी यानी सब परस्यू कर सकते हैं गाइडेंस के लिए। And I'm more than welcoming to guide anyone who wants to come to this field. And also I wanted दैट्स रियली to नाइस tell ऑफ कि यू। also I wanted to tell कि इसमें मैकेनिकल का पार्ट जो है, मैकेनिकल फील्ड से जो लोग आना चाह रहे हैं वो भी आ सकते हैं। यानी ये सिर्फ नहीं है कि इलेक्ट्रॉनिक्स के लोग ही इस फील्ड में जा सकते हैं। मैकेनिकल साइड से जो आ रहे हैं उनका एक एरोस्पेस के नाम से हमारे यहाँ कैटेगरी होती है B1। और B2 जो है एवियोनिक्स, जो हमारा है, जो इलेक्ट्रॉनिक्स के लोग जो इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स जिन्होंने पढ़ा होता है, जिनका बैकग्राउंड इलेक्ट्रॉनिक्स साइड से है, वो एवियोनिक्स में आते हैं। और जो मैकेनिकल साइड से आते हैं वो एरोस्पेस साइड पे B1 पे होता है। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स वाले ही लोग आ सकते हैं, मैकेनिकल लोग वाले भी यहाँ पर आ सकते हैं, इस फील्ड में इसको परस्यू कर सकते हैं। और सही। मैं ये रेकमेंड करूँगा अच्छा, कि आप अपनी जी जी रेकमेंड क्या करेंगे, मैं वही पूछना। जी मैं यही रेकमेंड करूँगा कि आप खुले माइंड से आएँ, इसको मत सोचें कि यार हमें 5 साल और लगाने हैं या इतना टाइम हमें और लगाना है। और जो एक जॉब मार्केट को बेसिकली लोग बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं कि यार जो लोग जॉब्स को लेके बहुत ज़्यादा यानी उनको यही होता है कि भाई जॉब मिलेगी नहीं मिलेगी आगे। तो हाँ। मैं उनको यही कहूँगा कि आप जो है, वही बात है कि स्किल अब अगर आप अपना डेवलप करते हैं तो जगह ऑटोमेटिकली बनती है। अभी अभी मैं मुझे अभी ये सियाल एयर सियाल जो अभी आ रही है, बहुत से लोग ऐसे हम्म। हैं जो जो बहुत ऐसे से जो है वो नहीं थे इस फील्ड में, मतलब काम कर चुके थे, जॉबलेस हो चुके थे, किसी और काम में लग गए थे, और फिर वो दोबारा आए। और वो इसी बेसिस पे आए कि उनका स्किल, उनकी एजुकेशन इस फील्ड में इतनी थी, वो इतने पैशनेट थे इस फील्ड में दोबारा आने के लिए, कि वो दोबारा इस एयरलाइन में आ गए। तो मैं यही कहूँगा कि आप इसको मत सोचें कि जॉब मार्केट क्या चल रही है। इवन टाइम कीप्स चेंजिंग। जब हमने ट्रेनिंग शुरू करी थी उस डेफिनेटली। वक्त एविएशन पाकिस्तान में इतनी कोई एयरलाइन सिर्फ PIA एंड अदर न्यू वाज एयर ब्लू। आई मीन दीज वर द टू एयरलाइंस। इवेंचुअली जब हमें ट्रेनिंग खत्म होने लगी, एक और एयरलाइन आई, वो इतनी बड़ी एयरलाइन हो गई कि उसने PIA को भी पीछे छोड़ दिया था एक वक्त में। उनके जो एयरक्राफ्ट थे वो 28-29 हो गए थे, और PIA के मुझे याद है 15-16 एयरवर्दी हो रहे थे। तो मैं बताना चाह रहा हूँ कि टाइम ऐसा चेंज होता है कि आप इसको आप मत सोचें कि मेरी जॉब मार्केट क्या है, मैं इसमें कितना आगे जाऊंगा। अब अपने स्किल पे काम करें। अब यहाँ काम नहीं हो रहा, आप बाहर निकल जाएंगे, वो बाहर ही किसी एयरलाइन से ऑफर आ जाएगी, ठीक है ना। और एयरलाइन भी नहीं, MROs बहुत काम कर रहे हैं जो सिर्फ जो दूसरे एयरलाइंस की जहाज़ों को जो है वो मेंटेन रखते हैं। और यहाँ भी काफ़ी काम हो रहा है। यानी 2021 में मैं मेरे ख्याल से 2 और स्टार्टअप्स शुरू होने वाले हैं। एक तो MRO माशाल्लाह। डेवलप हो रही है, हाँ। एक MRO डेवलप हो चुकी है और वो काम ढूंढ रही है, बेसिकली दूसरे एयरलाइंस को वो ढूंढ रही है। तो एविएशन बेसिकली, एयर ट्रैवल कभी रुकता नहीं है। आप एयर ट्रैवल का ये है कि इवन इन दीज टाइम्स जो है ना एयर ट्रैवल हो रहा है। यानी एयरलाइंस जो है डोमेस्टिकली ऑपरेट कर रही हैं, लिमिटेड पैसेंजर्स के हम्म। साथ उड़ रही हैं, लेकिन दे आर रनिंग देयर ऑपरेशन, दे आर नॉट दे आर नॉट बीइंग नॉट ग्राउंडेड नहीं है वो बिल्कुल भी।
इंटरनेशनल ट्रैवल पे बिल्कुल रिस्ट्रिक्शंस हैं, और अगर वो इंशाल्लाह मैं दुआ करता हूँ अगर वो खुल जाए तो और ट्रैवल एयर ट्रैवल बढ़ेगा तो और जॉब्स क्रिएट होंगी। तो आप इसको मत सोचें कि आप अपने आप को लिमिटेड मत रखें, थोड़ा ब्रॉड माइंड के साथ जाएं। पैशनेट हैं, इस फील्ड में आना चाह रहे हैं तो एटलीस्ट आप स्टार्टअप लें। सही है। और आई विश देम बेस्ट, और सपोर्ट करने के लिए बहुत लोग मिल जाएंगे आपको। तो दैट्स व्हाट आई वांट टू से। आई मीन ये कि यही मैं आपको बता सकता हूँ कि इस फील्ड में जो जो आना चाह रहे हैं उनको मैं गाइड भी कर सकता हूँ, मैं लोग मिलवा भी सकता हूँ जो जो उनको और मज़ीद अच्छा गाइड कर सकते हैं। सही। तो आप लोगों ने सुना, मेरी ऑडियंस जितनी भी सुन रही है, अगर कोई भी जो है एविएशन की फील्ड में आना चाहता है, इंजीनियरिंग साइड पे आना चाहता है, सो हियर इज द मैन अफराज अहमद। इनकी मैं प्रोफाइल डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा, तो जो अगर इनसे रब्ता करना चाहें तो ही इज मोर वेलकम। जहां तक हमने इनसे सुना है कि इस मार्केट में जॉब्स भी हैं, यानी जो हमारे यंग जनरेशन बोलती है कि मार्केट में जॉब्स नहीं है, तो यहाँ अगर स्किल डेवलपमेंट कर लेते हैं आप अपनी अच्छी, तो जॉब्स भी मिल जाती हैं आपको। यहाँ नहीं तो हाँ, गल्फ में जरूर मिल जाती हैं। डेफिनेटली हाँ। सही। सही। तो इसी नोट पे एक अच्छे प्रोग्राम के साथ, अफराज बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। आपने नहीं, बहुत शुक्रिया आपका, अपना आपने इतने टाइम अरसे बाद याद किया मुझे। निकाला और हमें दिया। नहीं, थैंक यू वेरी मच, मोस्ट वेलकम। बिल्कुल। आ, तो अफराज अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।